हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एक्चुअली मैं वीडियो पहले बना रहा था डेवलपमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, बट 10 मिनट के बाद वो वीडियो बंद हो गया, तो फिर से कंटिन्यू करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे अंडरलाइन किया हुआ है। मैं इसको समझा दिया था एक्चुअली इस पोर्शन को। मैं जैसे ही इसको इरेज करने वाला था, रब्ट करने वाला था, मैं वीडियो को पॉज करने गया तो वो एंड हो गया। पर छोड़िए उसको। तो आते हैं अभी फिर से। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। बोलने का क्या मतलब, मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ पहले ये समझिए। जब आप क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर, तो वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब 20 मार्क्स में सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज एन स्टूडेंट, जैसा मैंने मीन्स ऑब्जर्व किया है एंड एज एन स्टूडेंट जैसा मैंने फेस किया है। तो इसलिए मैं आपको एक पैटर्न बताया हूँ, सिस्टमैटिक पैटर्न कि किस वे में आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन एक दीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर, उसको थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाइए, फिर इसको बताइए कि कैसे डेफिनेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या अलग अलग फेज में क्या अलग अलग कंसेप्ट था पब्लिक फाइनेंस का। क्लासिकल के अंदर पब्लिक फाइनेंस का क्या कंसेप्ट था, फिर जैसे ही क्लासिकल फेज गया नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने क्लासिकल फेज में जो क्या चेंज लाया, जो कंसेप्ट क्लासिकल के अंदर था पब्लिक फाइनेंस का, उसमें क्या कंसेप्ट में चेंज लाए, तो वो नियो क्लासिकल के अंदर आप बताओ कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये चेंज लाया और बेसिकली ये थोड़ा सा चेंज किया है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में। फिर आप मॉडर्न का हम लोग बात करेंगे एंड मॉडर्न, और ये जो कंपैरिजन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा जैसे ही हम लोग मूव करेंगे, अभी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे कि डेबिट एस्पेक्ट मतलब क्या क्या फोकस कर रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिट एस्पेक्ट से फोकस कर रहे हैं। बट आप देखिएगा नियो क्लासिकल बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये क्या बताते हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कोई कोई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं रेवेन्यू बढ़ा है, या रेवेन्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पब्लिक फाइनेंस में, रेवेन्यू बिना पब्लिक फाइनेंस को आप नहीं सोच सकते हो, ऐसा बताते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है या फिर जिस पे डिपेंडेंट है पूरे स्टेट, वो है फिस्कल पॉलिसीज। तो उसका स्टडी और उसका एनालिसिस पब्लिक फाइनेंस में बहुत जरूरी है। तो ये क्या हर एक फेज में डेफिनेशन में चेंज आ रहा है, तो जो डेफिनेशन में चेंज आ रहा है हम लोग उसको स्टडी करने जा रहे हैं, और उसको मैं पॉइंट के फॉर्म में आपको समझाने का कोशिश करूंगा, और मैं आपको इस वे में समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, और मेरा मेन मोटिव ये रहता है आप इस वे में जान जाओ कि आप खुद पहले एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन कर सको आंसर, दूसरा जो है आप किसी को पढ़ा सको या किसी को बता सको कि कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर डिलीवर करना है, क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, तो ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन और व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस उस पे एक वीडियो एक्सप्लेन किया है। एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके अंदर सारे वीडियो होंगे, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। सो सर्टेनली आप फर्स्ट वीडियो भी देखिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। चलिए इसमें मूव करते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या थिंकिंग था या वो क्या समझते थे कि पब्लिक फाइनेंस है क्या, उनका मेन कंसेप्ट क्या था रिगार्डिंग द पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस है क्या। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस इनटू इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन डेबिट एस्पेक्ट्स। फिर 3 पार्ट में डिवाइड किए कि क्या क्या पोर्शन पे डिवाइड किए, बोले इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ 3 पोर्शन और 3 कैटेगरी में, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 3 कैटेगरी इन पब्लिक फाइनेंस, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और वो 3 कैटेगरी क्या है, सबसे पहला कैटेगरी जो है रेवेन्यू का स्टडी है कि कैसे पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। दूसरा क्या था, एक्सपेंडिचर पोर्शन, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कैसे एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करेगा। और तीसरा उनका था अगर एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू में कोई डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट उधार लेगा या क्या करेगा, कैसे ये कर रहा है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि सब्जेक्ट मैटर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत जगह देखोगे सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या क्या मानना था कि बेसिकली इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या जो मेन कंसेप्ट है पब्लिक फाइनेंस का,
दैट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेबिट एस्पेक्ट। बट अब थोड़ा सा इसको और देखिए, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिले और थोड़ा सा नॉलेज रहे, तो क्या दिक्कत है कि among the classical economists, some economists like Adam Smith was giving more preferences to expenditure over income and debit aspect। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक मत नहीं है, क्लासिकल फेज तो हो गया, उसके अंदर जितने भी इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। अब लेकिन कंसेप्ट जो है एक मत नहीं है, सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर ही एडम स्मिथ साहब बोलते हैं कि नहीं, इसमें जो है मेन रोल जो है वो एक्सपेंडिचर प्ले कर रहा है, कि कैसे में आप आगे देखोगे, मैं जब इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, उन्होंने फंक्शन ऑफ स्टेट बताया था कि कोई भी स्टेट का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, उसको उसके अंदर उन्होंने एक फंक्शन बताया था एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि कैसे वो क्या खर्च करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा एडम स्मिथ का मानना था कि एक्सपेंडिचर इज मोर इम्पोर्टेंट और द स्टडी ऑफ एक्सपेंडिचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेवेन्यू एंड डेबिट एस्पेक्ट इन द इन द पब्लिक फाइनेंस। बट सेम साइड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में ही कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जैसे कि रिकार्डो एंड जेएस मिल, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, कैसे गवर्नमेंट जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में उसको खर्च करने वाला है या फिर डेबिट एस्पेक्ट डील कर रहा है। तो हम लोग इसके बाद क्या इससे क्या बोल सकते हैं, सो देयर वाज नो अनोनिमिटी अमंग द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, में कोई एक पार्टिकुलर या फिर कॉमन कंसेप्ट नहीं था पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास, सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास। तो ये था क्लासिकल फेज का लेखा जोखा, मीन्स पब्लिक फाइनेंस में क्लासिकल फेज में पब्लिक फाइनेंस का क्या कंसेप्ट था, क्या डेफिनेशन था, क्या मानते थे वो लोग, ये था लेखा जोखा क्लासिकल फेज में। अब हम लोग मूव करेंगे नियो क्लासिकल फेज में, फिर उससे ज्यादा उसके बाद मूव करेंगे मॉडर्न फेज में। तो चलिए अब थोड़ा सा नियो क्लासिकल फेज का हम लोग कहानी देखते हैं। तो चलिए अब नियो क्लासिकल फेज पे मूव करते हैं। नियो क्लासिकल में कोई खास सिग्निफिकेंस ऐसा बुक में आपको मिलेगा कि नहीं दिया गया था, बट जिन्होंने फर्स्ट स्टडी किया था पब्लिक फाइनेंस के बारे में और जो डिफाइन किया था वो थे बास्टवेल। वो क्या बोलते हैं, बास्टवेल वाज द फर्स्ट अमंग द नियो क्लासिकल हु मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। He defined it, public finance deal with the income and expenditure of public authorities of the state। और एक था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, बट मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो हैज ही हो जाएगा और वो जो है डाल्टन में क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये बताना है कि फर्स्ट हु वाज द इकोनॉमिस्ट अमंग द नियो क्लासिकल that made a systematic study of public finance। सो आपको बताना है और उसके वर्ड में डिफाइन करना है कि in his word he defined it as an public finance deals with the income and expenditure of public authorities of the state। अब देखिए इसी में एक फेज आता है जहां पे अब थोड़ा सा इनहेंसमेंट होता है, मीन्स बोलने का मतलब क्या, डाल्टन आते हैं, पीगो साहब, ये सब एक मीन्स लंबा चौड़ा कहानी बताते हैं और यही बोला जाता है कि पब्लिक फाइनेंस का मेन कंसेप्ट दिया जाता है इस फेज में। तो देखिए जो दो बुक आपको याद रखना है, जनरली याद रखना इंप्रेसिव बनाएगा आंसर को, याद रहा तो सही है, नहीं याद रहा तो छोड़ देना और सीधे डाल्टन के पॉइंट ऑफ व्यूज को बताना है। बट बीच में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसी फेज में डाल्टन, पीगो साहब एंड दे हैव contributed a significant role in defining or giving the main concept of public finance। ही डिफाइंड इट, उसके बाद डिफाइन कर देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस डाल्टन साहब ने लिखा था 1922 में और पब्लिक फाइनेंस बुक जो है पीगो साहब के द्वारा लिखा गया था 1928 में। अब मेन जो डेफिनेशन ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था और आपको हमेशा याद रखना है जब आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो। तो डाल्टन क्या बताते हैं, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन का। डाल्टन क्या बताते हैं, डाल्टन डिफाइंड पब्लिक फाइनेंस एज it is concerned with the income and expenditure of public authorities and its adjustment with one another। मीन्स ये क्या है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डील तो करेगा ही करेगा, बट इट विल ऑल्सो डील विद द वे और द हाउ टू, इट विल ऑल्सो डील विद द वे और टेक्निक दैट हाउ टू एडजस्ट एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू, कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए जो पॉलिसी लिया जाए या जो भी स्टेप लिया जाए वो उसके बारे में भी डील करेगा। तो इनका मानना था कि तो इसमें जो आता है डेबिट वाला एस्पेक्ट भी आ जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर कम हो गया तो उधार लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो एक्सपेंडिचर और बोराइंग वाला भी पोर्शन आ जाएगा। एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी का भी कंसेप्ट इसमें आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो नेक्स्ट ईयर से वो थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ा दे, क्योंकि वो चाहेगा मेरे पास इनकम मीन्स रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो, वो तो क्या बोलेगा अब आपको 10 की जगह 15% टैक्स पे करना है। तो वो गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपनाता है वो, ताकि उस दोनों में एडजस्टमेंट लाया जाए, बैलेंस लाया जाए, उसको भी स्टडी करते हैं, ऐसा डाल्टन साहब का मानना था। तो ये था मेन कंसेप्ट अंडर द नियो क्लासिकल। एंड नाउ वी विल मूव टू द मॉडर्न फेज एंड what was the main concept under the modern phase we will try to understand. अब लास्ट फेज मॉडर्न फेज को समझने का कोशिश करते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हेरोल्ड क्रॉप्स का, जो कि इकोनॉमिस्ट थे मॉडर्न टाइम्स से, वो क्या बताते हैं कि पब्लिक फाइनेंस is the field of inquiry that treats an income and outgo of government. मीन्स ये क्या, मार्कर एक्चुअली खत्म हो गया बट कोई नहीं, सुनिए ध्यान से। ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा फील्ड ऑफ इंक्वायरी है जो कि डील कर रहा है कैसे गवर्नमेंट के पास मनी आ रहा है या इनकम आ रहा है, उसके पास इनकम क्रिएट हो रहा है, और ये जो इनकम क्रिएट हुआ वो कैसे आउटगो मतलब जा रहा है। ये एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी मीन्स जाने का, या बोल सकते हो डील करता है उससे कि कैसे इनकम गवर्नमेंट के पास आ रहा है और कैसे इनकम जा रहा है गवर्नमेंट के पास, इसको पब्लिक फाइनेंस में डील किया जाता है। तो बेसिकली जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना था वो मानना था कि पब्लिक फाइनेंस 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस कैन बी समराइज्ड इन 4 कैटेगरी। व्हाट आर दोज 4 कैटेगरी? द फर्स्ट वन इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो रहा है इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। दूसरा जो है कैटेगरी, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करना रहता है। तीसरा जो कैटेगरी है उसमें पब्लिक डेब्ट के बारे में करना रहता है, अगर कभी बैलेंस नहीं हुआ तो जो उधार ले रहा है गवर्नमेंट टू मेक बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड दैट, तो उसके बारे में स्टडी करना रहता है। चौथा है सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल सिस्टम। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने अब पूरे पब्लिक फाइनेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये पूरे पब्लिक फाइनेंस में हम जो पढ़ते हैं इसी चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम ही लोग इसको समराइज करके क्या बोल सकते हैं, thus from the above we can summarize and state that in public finance we studies, पहला 2 बात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला बात क्या पढ़ते हैं कि हाउ पब्लिक अथॉरिटीज हैव कलेक्टेड रेवेन्यू, कैसे पब्लिक अथॉरिटीज ने रेवेन्यू को कलेक्ट किया। और दूसरी बात जो स्टडी करते हैं वो ये कि कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट यही नहीं, ये भी देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है उसको किस वे में कहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है। मीन्स फिस्कल पॉलिसीज के बारे में बता रहा है कि कैसे पॉलिसीज मीन्स कहाँ पे उसको खर्च किया जा रहा है, उसको एडमिनिस्टर्ड मीन्स देख रेख भी किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आप पुट कीजिए, उसके बाद बताइए कि पब्लिक फाइनेंस को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने 4 फेज में डिवाइड कर दिया है और हर एक फेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बट अब यहीं पे ये खत्म नहीं होता, इसके बाद ये 1930 तक सही चला। जब 1930 में डिप्रेशन आया, सारा कंट्री सिर्फ रशिया को छुड़ा के, क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी था, सारा जब डिप्रेशन के चपेट में आ गया, तो उसके बाद जब किन्स का बुक मीन्स पब्लिश हुआ 1936 में, तो उन्होंने बताया कि जो मेन रोल प्ले करेगा वो फिस्कल पॉलिसी करेगा, क्योंकि जो आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल या कुछ भी पब्लिक वेलफेयर सारा का सारा डिपेंडेंट है अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, गवर्नमेंट कैसा पॉलिसी ला रहा है, उस पर डिपेंडेंट है सारा चीज। तो आप यहाँ तक मेंशन कीजिएगा, फिर यहाँ पे इसी में आप बताइएगा कि आफ्टर 1930 द पब्लिकेशन ऑफ किन्स बुक, जो बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, in 1936 he stated that the main function or the main factor which determine the whole thing is public policy.
So government need to focus more on fiscal policy or public policy rather than how they are making expenditure or revenue. Because expenditure, revenue या डेबिट जो भी एस्पेक्ट है वो सारा का सारा आप रिलेट कर सकते हो फिस्कल पॉलिसी से। तो किन्स ने बोला हम लोगों को फोकस करना चाहिए पब्लिक पॉलिसी पे या फिर फिस्कल पॉलिसी पे, सॉरी पब्लिक पॉलिसी बार बार बोला जा रहा है, तो उस पे फोकस करना चाहिए rather than these all things. So this was the viewpoint of different phase, that viewpoint of the different economists of the different phase. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था। तो ये ओवरऑल समरी है और आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस। आपको पसंद आए तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट 1-2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। सो थैंक यू फॉर